हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियांशु और आज के इस वीडियो में हम वो सारे इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे जिसने आज इसरो और चंद्रयान 3 को इस बड़े लेवल के सक्सेस तक पहुंचाया है। क्योंकि सिंपली इसरो ने इस बार फुल प्रूफ प्लानिंग की थी जिससे कि सक्सेस के चांसेस मिशन में बिल्कुल हाई हो गए थे। अब फुल प्रूफ प्लानिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था टेस्टिंग, जहां पर मिशन के सभी इंस्ट्रूमेंट को उनके वर्किंग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग लेवल्स पर टेस्ट किया गया था। और इसमें सबसे पहले इसरो के साइंटिस्टों ने विक्रम लैंडर में फिट किए गए सभी सेंसर्स और नेविगेशन सिस्टम्स को सेपरेटली टेस्ट किए थे, जिसे कोल्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। इस टेस्ट का मेजर मोटिव था उनके टेम्परेचर कैपेसिटी को चेक करना, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर में वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि चांद की सतह पर कोई भी एटमॉस्फेयर ना होने के वजह से, साथ में उसके साउथ पोल पर सन की किरणें ना पड़ने की वजह से वहां का एवरेज टेम्परेचर -13 डिग्री सेल्सियस है। और इसीलिए इतने कोल्ड टेम्परेचर होने पर सेंसर्स की हाईएस्ट वर्किंग एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए उन्होंने इसे भी 5 डिग्री सेल्सियस कम यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस पर उन्हें टेस्ट किया था। इन सभी सेंसर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट सेंसर थे LPDC, LDV और LHDAC, क्योंकि ये सभी सेंसर्स लैंडर की पोजीशन वेलोसिटी और उसके रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। अब नॉर्मली इन लेजर सेंसर्स को थर्मल वैक्यूम चैम्बर में टेस्ट किया जाता है, जहां पर लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हेलियम के मदद से स्पेस के ठंडे टेम्परेचर को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाती है। बट एज यू सी, ये काफी हैवी बजट प्रोसेस है। सो इसरो ने चंद्रयान के केस में इसे बजट फ्रेंडली बनाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली। ये वॉन्ट बिलीव कि उन्होंने सभी सेंसर्स को हेलीकॉप्टर में लोड किया और हाई एल्टीट्यूड पर लेकर गए, जहाँ तापमान नेचुरली ही -18 डिग्री सेल्सियस होता है। वहां से सेंसर्स के सिग्नल भेजने और रिसीव करने की कैपेसिटी, इन सभी पैरामीटर्स को अच्छे से चेक किया गया। इसके बाद उन्होंने लैंडर को पावर देने वाले थ्रस्टर को टेस्ट किया, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 6000 किलोमीटर पर आवर से 0 तक लानी पड़ती है और वो काम सिर्फ और सिर्फ थ्रस्टर ही करते हैं। सो बेसिकली विक्रम लैंडर में 2 टाइप्स ऑफ थ्रस्टर को यूज किए गए हैं। पहला लैम्प, जो लैंडर को कंटिन्यूअस थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। इसके लिए इसमें 2 लिक्विड फ्यूल है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, जो मिक्स होकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। दूसरे टाइप के थ्रस्टर है जिसे कहते हैं रिएक्टिव कंट्रोल थ्रस्टर या RCT, जो लैंडर की रोटेशनल वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है। सो बेसिकली ये RCT लैंडर स्टीयरिंग व्हील्स के जैसे हैं। इन 4 थ्रस्टर्स को इंटरवल पर इग्नाइट किया जाता है, जिससे लैंडर की पोजीशन कंट्रोल करके उसे ऑर्बिट में रखना आसान हो जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर लैंडर को लेफ्ट साइड में मोड़ना हो तो राइट साइड के थ्रस्टर को इग्नाइट किया जाएगा, जिससे लैंडर लेफ्ट की ओर झुकेगा एंड सो ऑन। सो उन्होंने इन दोनों ही थ्रस्टर्स के मैकेनिज्म की जांच पड़ताल की ताकि सॉफ्ट लैंडिंग के चांसेस एकदम बढ़ जाए। पर इन थ्रस्टर्स के साथ साथ सॉफ्ट लैंडिंग एक और पार्ट पर भी निर्भर करती है, जिसमें अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो आखिरी पार्ट में पूरा लैंडर चकनाचूर हो सकता था, और वो है लैंडर के लेग्स। और इसके लिए इसरो के साइंटिस्टों ने मून के सरफेस को रेप्लिकेट करके एक टेस्ट पैड बनाया था और उस पर लैंडर के लेग्स पर काफी सारे स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म किए थे। और इन्हीं सारे टेस्टिंग के सक्सेसफुल रिजल्ट को देखते हुए इसरो के साइंटिस्टों को यह पूरा यकीन था कि चंद्रयान 3 100% सक्सेसफुल होगा, और यही एक्चुअली में हुआ भी। उनके फुल प्रूफ प्लानिंग सक्सेसफुल रही। उनके प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ही लैंडर मून के ऑर्बिट में 745 किलोमीटर ऊपर आया, उसने सबसे पहले मून के सरफेस को स्कैन किया और एक परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट को डिसाइड किया। जैसे ही एक लैंडिंग स्पॉट डिसाइड हुआ, लैंडर ने 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से सरफेस से 30 किलोमीटर तक डिसेंड किया। यहाँ पर उसके सभी इंजन इग्नाइट हुए। उसके बाद लैंडर धीरे धीरे करके मून की सरफेस के करीब ट्रेवल करने लगा। इसी दौरान लैंडर के RCT थ्रस्टर ने लैंडर को लैंडिंग स्पॉट पर लैंड करने के लिए सही डायरेक्शन में अलाइन किया। मून सरफेस से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर फिर एक बार लैंडर पर लगे सेंसर्स ने इंश्योर किया कि एवरीथिंग इज रेडी फॉर लैंडिंग। और फिर जैसे ही उन्हें सब कुछ ठीक होने का सिग्नल मिला, लैंडर ने फिर से एक बार मून के सरफेस की ओर अपनी जर्नी फुल कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही वो सरफेस से महज 800 से 1300 मीटर दूर था, उसमें लगे कैमरास ने सतह के पिक्चर लेना शुरू कर दिया। सेंसर्स ने डेटा कलेक्ट किया और ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स ने डेटा को प्रोसेस करके ये कंफर्म किया कि सेंसर्स परफेक्टली काम कर रहे हैं। कंफर्मेशन मिलते ही लैंडर पर लगे RCT थ्रस्टर ने फिर से लैंडर को वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन किया फॉर सॉफ्ट लैंडिंग। जैसे जैसे वो नीचे आया, वैसे वैसे लैंडर के 4 लेग्स ने सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर ली। बेसिकली इन लैंडर लेग्स में मैक्रो स्टार और टचडाउन सेंसर्स लगे हुए थे, जिन्होंने
मून के सतह के एलिवेशन और डिप्लेशन को स्कैन करके उसकी वर्चुअल मैपिंग की। उसके बाद उसी मैपिंग के जरिए लेग्स में लगे एक्चुएटर्स और इंक्लिनोमीटर्स ने उनके एंगल को एडजस्ट किया ताकि जमीन से कांटेक्ट करते वक्त लैंडर का बैलेंस ना बिगड़े। अब ये सारे प्रिकॉशंस के बाद भी साइंटिस्टों को पता था कि जिस मोमेंट पर लैंडर लेग्स मून सरफेस से कांटेक्ट करेंगे तब भी वो एक शॉक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इसी शॉक को दूर करने के लिए लैंडर लेग्स में एरोप्लेन की ही तरह ऐसे शॉक एब्जॉर्बर डैम्पर्स लगाए गए थे जो अप्रोक्सीमेटली 4000 न्यूटन का फोर्स एब्जॉर्ब कर सके। इन सभी एनालिसिस के बाद लैंडर मून सरफेस से 150 मीटर्स ऊपर पहुंचा और फिर से एक बार लैंडिंग स्पॉट की अच्छे से जांच पड़ताल की। जैसे ही उसे सब कुछ ठीक लगा, ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स ने फाइनल कंफर्मेशन का सिग्नल भेजा और अगले 73 सेकंड्स में ही लैंडर मून सरफेस पर लैंड हो गया। और जिस पॉइंट पर विक्रम लैंडर लैंड किया है उस पॉइंट को नाम दे दिया गया है शिव शक्ति। अब इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि उन्होंने फुल प्रूफ प्लान बनाया था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, और इसी प्लान को बखूबी एग्जीक्यूट करके चंद्रयान 3 ने एक नया इतिहास रच दिया है। अब लैंडिंग के ठीक 4 घंटे बाद लैंडर से एक रैंप के जरिए प्रज्ञान रोवर को डिप्लॉय किया गया, जिसकी पहली वीडियो अर्थ पर आ भी चुकी है। ये है वो वीडियो एंड इट्स माइंड ब्लोइंग। आप देख सकते हो कि रैंप डिप्लॉय करने के तुरंत बाद पहले प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल्स को खोला गया, क्योंकि एज यू नो इनके पास सिर्फ 14 डेज है और इसरो ये पूरा 14 डेज को मेक श्योर करना चाहता है कि ये जरा सी भी वेस्ट ना हो, क्योंकि ये मिशन बेसिकली सोलर पावर्ड है। अब इतने इंतजार करने के बाद चंद्रयान 3 ने हमें फाइनली ये वीडियो भेजा एंड इट्स माइंड ब्लोइंग। पहले आप ये देखो, इस 30 सेकंड के वीडियो में आप देख सकते हो कि कितनी ब्यूटीफुली प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से डिप्लॉय हो रहा है और कितने ब्यूटीफुली ल्यूनार सरफेस पर चल रहा है। इट्स रियली कूल। लेकिन फ्रेंड्स उसके अगले वीडियो जिसे इसरो ने रिलीज किया था 25 अगस्त 2023 को, उसमें आप देख सकते हो कि रोवर की पोजीशन और उसकी शैडो की एंगल्स इन दोनों वीडियोस में काफी अलग अलग हैं। सो ये क्यों? वेल लेट मी एक्सप्लेन। ये इसीलिए क्योंकि प्रज्ञान रोवर एक छोटा रोवर है और मून पर ये जो क्रेटर आपको दिख रहा है ये रोवर के मुकाबले काफी बड़ा है, जिसे पार करने में रोवर को काफी दिक्कतें आई थी। इसके वजह से टाइम भी ज्यादा लग गया था और इसी के वजह से रोवर के पोजीशन एंगल और शैडो के एंगल में आपको डिफरेंस दिख रहा है। अब शायद ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये साइड से भी तो पार हो सकता था। सो फ्रेंड्स, प्रज्ञान रोवर को जब ये कमांड दिया जा रहा था तब उसके कोडिंग में ये कमांड नहीं दिया गया था कि रैंप से नीचे आते ही उसे एक क्रेटर के बगल से गुजरना है, और ये कमांड पहले से ही कोडेड रहता है। जिसके बाद इस क्रेटर से निकलने के बाद इसरो ने रोवर के कमांड को संभाला और आप इस वीडियो में देख सकते हो कि आगे जाके ये टर्न भी ले रहा है। इस गड्ढे में जाने का एक और कारण हो सकता है कि उसे सरफेस से थोड़ी नीचे का एनालिसिस चाहिए हो, क्योंकि इसरो के अगले पोस्ट में आप इस ग्राफ को देख सकते हो। ये है चंद्रयान 3 का चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट या फिर चास्टे, और इस ग्राफ में दिखाए गए टेम्परेचर डिफरेंस मून का चास्टे ने डिस्कवर किया है, जो कि 50 डिग्री सेल्सियस से सीधा -10 डिग्री सेल्सियस गिर गया है, और वो भी सिर्फ 10 सेंटीमीटर मून सरफेस के डेप्थ में। आइए इसे थोड़ा डीपली समझते हैं। सो इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि इस साइड में ल्यूनार सरफेस का डेप्थ इन मिलीमीटर्स दिखाया जा रहा है और डाउन साइड में टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। सो जो लूनार सरफेस के टॉप लेवल्स में टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री सेल्सियस, और वहीं पर जब चास्टे की मदद से ड्रिल करके 10 सेंटीमीटर लूनार सरफेस के डेप्थ में एनालाइज किया गया, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो। पहले ग्राफ में 50 डिग्री सेल्सियस है और फिर सीधा -10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया ओनली इन -100 मिलीमीटर्स, और मैं आपको बता दूं कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ ईच डिवीजन 2 सेंटीमीटर का है और यहाँ से यहाँ -10 सेंटीमीटर डेप्थ बन रहा है। अब नॉर्मली इतने कम दूरी में इतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होना इज रियली शॉकिंग। अब इसके बाद इसरो ने ये पोस्ट शेयर किया और इस इमेज में आप देख सकते हो कि रोवर के चलने का निशान लूनार सरफेस पर दिख रहा है। अब काफी लोगों का ये शिकायत है कि इमेजेस और वीडियोस इतने घटिया क्वालिटी में क्यों हैं? सो फ्रेंड्स, दरअसल इसमें जो कैमरा फिट किए गए हैं वो है सिर्फ 1 मेगापिक्सल का, और जिस स्पीड से डेटा और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 64 kbps की स्पीड पर। अब ये क्यों? ये इसीलिए क्योंकि इनके पास सिर्फ 14 डेज ऑफ अर्थ है, यानी कि 1 डे ऑफ मून, और इन 14 डेज में अगर ये हाई मेगापिक्सल से फोटो खींच के अर्थ
पर 64 kbps से ट्रांसफर करते रहेंगे तो ये बाकी के रिसर्च कब करेंगे। शायद इसीलिए इसरो ने 1 मेगापिक्सल का कैमरा इंस्टॉल कर रखा है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसरो ने रिसेंटली एक ग्राफ शेयर किया है जिसमें मून के सोइल की केमिकल कंपोजिशंस को एनालाइज करके ग्राफ में दिखाया गया है। ये दरअसल में लिप्स यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया है, जो लैंड के तुरंत बाद अपना एनालिसिस शुरू कर दिया था। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में AU यानी कि एटॉमिक यूनिट है और डाउन साइड में वेवलेंथ इन नैनोमीटर। साइंटिस्ट सालों से यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मून के सोइल में सल्फर है, एंड एट लास्ट चंद्रयान 3 ने इस डिस्कवरी को कर ही दिया। अब इस डिस्कवरी के बाद मून के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में बैटरीज बनाना आसान हो जाएगा, जिसके बाद प्लांट्स के लिए सल्फर किसी फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा, एंड एट लास्ट मिनरल्स एक्सट्रैक्शन में भी सल्फर का इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। आप इस ग्राफ में देखो, वेरियस एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम, कैल्शियम, फ्लोरीन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन भी डिटेक्ट किए गए हैं और हाइड्रोजन का सर्च अभी जारी है। अब मून सरफेस पर सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाया गया है, विच इज रियली शॉकिंग एंड इम्प्रेसिव, क्योंकि ये रॉकेट्स के प्रोपेलेंट्स में काम आ सकता है, जिसके बाद थ्रस्ट इंजन की डेंसिटी और कंबशन को बढ़ाने में भी मदद करेगा और थ्रस्ट इंजन के बर्न को स्टेबलाइज करने में भी काम करेगा। एंड एट लास्ट ये है विक्रम लैंडर की तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हो कि चास्टे और लिप्स अपने अपने काम कैसे कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ पे चास्टे ड्रिल करके लूनार सरफेस के टेम्परेचर को मेजर कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ लिप्स मून के सोइल के केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज कर रहा है, और इसी का डेटा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। लुक एट दिस इमेज, इट इज रियली इम्प्रेसिव गाइज। बट फ्रेंड्स, अब अपने सारे कामों को अच्छे से और एफिशिएंटली करने के बाद अब चंद्रयान 3 के सारे रिसर्चिंग इंस्ट्रूमेंट्स या उपकरणों को बंद कर दिया गया है, और वहीं पर दूसरी तरफ इसरो का आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को इतिहास रचने के लिए लॉन्च किया जा चुका है। सो आइए जानते हैं क्यों चंद्रयान 3 के इंस्ट्रूमेंट्स को बंद कर दिया गया है, साथ साथ क्या चंद्रयान 3 मर चुका है और आदित्य L1 कैसे पूरी दुनिया को बचाएगा। 23 अगस्त 2023 समय 6:04 जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लूनार सरफेस के साउथ पोल में लैंड किया था, तब लगभग दुनिया के सारे न्यूज चैनल्स ने इसे कवर किया था, लेकिन शायद ये बहुत ही कम लोगों को पता था कि चंद्रयान 3 सिर्फ 14 डेज के लिए एक्टिव रहेगा, जिसके बाद इसका संपर्क इसरो से टूट जाएगा। अब ये क्यों? वेल, इसके पीछे का साइंस चांद के दिन और रात में छिपा है। आइए इसे थोड़ा डीपली समझते हैं। दरअसल चांद पर जो एक दिन होता है वो होता है अर्थ का 14 डेज, और जो एक रात होता है वो भी 14 नाइट्स के बराबर होता है। सो बेसिकली 23 अगस्त 2023 को इसी कारण से लैंडिंग के लिए चुना भी गया था, क्योंकि चंद्रयान 3 एक सोलर पावर्ड मिशन है, यानी कि सोलर एनर्जी के जरिए ये अपने बैटरीज को चार्ज करके रिसर्च करता है। सो क्योंकि चंद्रयान 3 एक सोलर पावर्ड मिशन है, तो इसरो ये पूरा 14 डेज ऑफ अर्थ या फिर 1 डे ऑफ मून को मेक श्योर करना चाहता था कि जरा से भी वेस्ट ना हो। और क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चांद में दिन होने वाला था, इसीलिए इसरो ने इसी दिन को चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को लैंड कराया था। और अगर ये मिशन 1-2 दिन आगे हो जाता ना, तो शायद पूरे एफिशिएंटली अपने इंस्ट्रूमेंट्स या उपकरणों को इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। अब 23 अगस्त के बाद 6 सितंबर को चांद का एक दिन पूरा हो चुका है, यह अर्थ का 14 डेज, और अब चंद्रयान 3 का संपर्क इसरो से टूट चुका है। अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि चंद्रयान 3 एटलीस्ट अपने बैटरीज को फुल चार्ज करके रात में जिंदा तो रह ही सकता है। सो फ्रेंड्स, चांद का एक रात चंद्रयान 3 के लिए इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि चांद के सतह का टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ही ज्यादा है, जिसे कि चास्टे जो कि चंद्रयान 3 का एक डिवाइस है उसने कंफर्म भी किया था। सो बेसिकली एक तरफ जहां पर दिन में चांद का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, वहीं पर दूसरी तरफ रात में -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और ये कितना ठंडा है आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि ठंड के सीजन में जब अर्थ पे टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होने लगता है, तब वो एक जमा देने वाला ठंड होता है, और यहाँ तो पूरे -230 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। सो इतने ज्यादा ठंड में सरवाइव करने के लिए चंद्रयान 3 को डिजाइन ही नहीं किया गया था। तो अब जब चांद पे रात हो गई है, चंद्रयान 3 के सारे इंस्ट्रूमेंट्स बंद पड़ने लगे हैं, और क्योंकि 14 नाइट्स तक सारे इंस्ट्रूमेंट्स -230 डिग्री सेल्सियस में जमे रहेंगे, तो इसकी चांसेस बहुत कम है कि ये दोबारा जिंदा हो पाएगा। और इसी के बारे में इसरो ने ट्वीट भी किया है कि रोवर और लैंडर अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। रोवर को 2 सितंबर को ही सेफली पार्क करके स्लीप मोड में डाला जा चुका है, और उसमें लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन दोनों पेलोड्स को भी बंद कर दिया गया है। इस वक्त रोवर और लैंडर के बैटरीज फुल चार्ज हैं, और रोवर के सोलर पैनल्स को सनराइज की तरफ मोड़ दिया गया है। और अब इसरो के साइंटिस्टों को 22 सितंबर 2023 का इंतजार है, जब नेक्स्ट डे ऑफ
मून का शुरुआत होगा। सो फ्रेंड्स, जिस चंद्रयान 3 के लैंडिंग पर हम खुशी के आंसू बहा रहे थे, आज उसी चंद्रयान 3 से शायद हमेशा के लिए हमारा संपर्क टूट चुका है। अब सिर्फ हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये दोबारा उठे। बट एक तरफ जहां पर चंद्रयान 3 से हमारा संपर्क टूट रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ इसरो का आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को सक्सेसफुली सूरज की ओर लॉन्च हो चुका है। चंद्रयान 3 के बाद इंडिया की तरफ से ये एक बड़ा मिशन है और इस वक्त हर इंडियंस के लिए ये एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि चंद्रयान 3 के साथ चांद पे अपना पहला झंडा लगाने के बाद अब इंडिया जापान, अमेरिका और यूरोप के बाद चौथा कंट्री बन गया है जो सोलर मिशन कर रहा है। और अगर आदित्य L1 प्लान के मुताबिक सक्सेसफुली सारे रिसर्च को ठीक से कर लेता है, तब 2025 में आने वाला सोलर फ्लेयर्स, जिसके वजह से धरती तबाह तक हो सकता है, उसके बारे में डीप रिसर्च करके हमें बचने का रास्ता बता सकता है। सो आदित्य L1, जिसमें आदित्य का सिंपल मीनिंग है सन या सूरज और L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1। अब ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है? सो आसान भाषा में समझाऊं तो आपको न्यूटन का थर्ड लॉ बखूबी याद होगा, जो कि है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो अब इसी लॉ को अप्लाई करके आप ये समझ सकते हो कि अगर सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी को अफेक्ट करती है, तो पृथ्वी की भी ग्रेविटी सूरज को अफेक्ट कर रही होगी। और ये कोई नई बात नहीं है, ये एक यूनिवर्सल चीज है। अब इन दोनों सेलेस्टियल बॉडीज के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से एक ऐसा पॉइंट बनता है जहां इन दोनों बॉडीज का ग्रेविटेशनल पुल कैंसल आउट हो जाता है, और ऐसे ही टोटल 5 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 कहते हैं। और इन्हीं में से एक पॉइंट है L1 या लैग्रेंज पॉइंट 1, जिसमें आदित्य L1 प्लेस होने वाला है। आपको बता दूं कि L2 पॉइंट पर नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप, जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, प्लेस किया गया है, जो हमारे यूनिवर्स की ऐसे ब्यूटीफुल इमेजेस को कैप्चर करता है और डीप रिसर्च करता है। अब L पॉइंट स्पेशल इसीलिए है क्योंकि इस पॉइंट में दो सेलेस्टियल बॉडीज के ग्रेविटेशनल पुल के कैंसल हो जाने से L पॉइंट में पड़े किसी भी बॉडीज को ना तो अर्थ की ग्रेविटी इन्फ्लुएंस कर सकती है और ना तो सन की ग्रेविटी। अब इसी के वजह से आदित्य L1 नाम भी दिया गया है, जिसमें L1 पॉइंट किसी फ्रंट रो के सीट के जैसा है। और सन के कोरोना को स्टडी करने के लिए यहाँ से एक परफेक्ट ऑब्जर्वेशन मिलेगा 24/7 आवर्स। अब L1 पॉइंट पर जो फ्यूल यूज होगा ऑर्बिटिंग के लिए, वो तो कम होगा ही, लेकिन अगर इसमें हम इसरो के बजट एफिशिएंसी को मिला दें तो ये मिशन ओनली 378 करोड़ में किया जा रहा है, विच इज रियली शॉकिंग एंड इंप्रेसिव एट द सेम टाइम। अब इसरो का सोलर मिशन लॉन्च होने के बाद अर्थ को ऑर्बिट करेगा, जिसके बाद एक थ्रस्ट देके 4 महीनों के सफर के बाद आदित्य L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। जी हाँ, एक तरफ जहां पर चांद तक पहुंचने में हमें करीब 40 दिन लगे थे, वहीं L1 पॉइंट तक पहुंचने में 4 महीने का समय लगेगा। अब चांद 3,80,000 किलोमीटर दूर है, वहीं पर सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन आदित्य L1 को इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम L1 पॉइंट तक जाएंगे जो 15 लाख किलोमीटर दूर है। यानी आदित्य L1 चंद्रयान 3 से 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस कवर करने वाला है इस मिशन में। जहां चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिनों के लिए एक्टिव रहने वाला है, आदित्य L1 पूरे 5 सालों तक एक्टिव रहेगा। अब चांद का मिशन तो एक तरह से मतलब बनाता है कि वहां फ्यूचर मून कोलोनाइजेशंस, मिनरल्स एक्सट्रैक्शंस और फ्यूचर के वेरियस मिशंस में काम डेफिनेटली आएगा। बट सोलर मिशन क्यों लॉन्च किया गया है, क्या मतलब है इसका? सो फ्रेंड्स, मतलब है आदित्य L1 सूरज के कोरोनास को स्टडी करेगा। कोरोना सूरज का एकदम आउटर मोस्ट लेयर होता है। सोलर इक्लिप्स के फोटोज में आपको दिखने वाले ये बॉर्डर्स सन का कोरोना है। बट दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। नॉर्मली आप आग से जितना दूर जाते हो, गर्मी उतनी ही घटती जाती है। सूरज के बीचों बीच उसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते रहते हैं, वहाँ की गर्मी सबसे ज्यादा होती है। और ये तो यूनिवर्सल है कि कोर से जितना आप दूर जाते हो, गर्मी उतनी ही कम होगी। ऑन एन एवरेज सरफेस टेम्परेचर कुछ 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और कोरोना जबकि सूरज के सरफेस के बाहर होने के बावजूद भी इसकी टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस होती है, और इसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं, जिसका एक्चुअल रीजन अब तक किसी को पता नहीं है। अब अगर आदित्य L1 इस मिस्ट्री को सुलझा पाया तो इंडिया वो पहला कंट्री बन जाएगा जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो, जिसके बाद हम सन की एनर्जी को और भी एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। आदित्य L1 के अंदर बेसिकली 7 पेलोड्स इंस्टॉल किए गए हैं, जिनमें से 4 सूरज को स्टडी करेंगे और 3 L1 पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। इस मिशन में हमें सूरज और L1 पॉइंट दोनों ही के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, सोलर एक्टिविटी से लेकर इफेक्ट ऑन स्पेस वेदर तक। अब L1 पॉइंट में प्लेस होने के तुरंत बाद ये अपने रिमोट सेंसर विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ या
SELC के जरिए कोरोनास के इमेजेस को लेके इसरो को भेजने के साथ साथ खुद भी डीप रिसर्च करेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी के मदद से, जिसके बाद इसमें लगे टेलीस्कोप जो कि है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप या SUIT के जरिए ये फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर जो कि है सन का आउटरमोस्ट लेयर, इसके बारे में डीप रिसर्च करेगा। इसके बाद इसमें लगे सोलेक्स यानी कि सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हेलियोस यानी कि हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए ये सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे सन का करेगा। अब आते हैं आदित्य L1 के L1 पेलोड्स में। तो सबसे पहले है एस्पेक्स यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। अपने हेवियर आयंस और प्रोटॉन बेस्ड पार्टिकल के जरिए सोलर विंड्स और सोलर फ्लेयर्स को एनालाइज करेगा। साथ साथ इसमें लगे PAPA यानी कि प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य इलेक्ट्रॉन बेस्ड पार्टिकल के जरिए ये भी सोलर विंड्स और सोलर फ्लेयर्स को एनालाइज करेगा। अब ये सोलर फ्लेयर्स क्या हैं? तो सिंपली स्पीकिंग सोलर फ्लेयर सन के सरफेस में होने वाला एक बड़ा एक्सप्लोजन है जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जीज को सोलर सिस्टम में रिलीज करता है। ये तब होता है जब सन के कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होने के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते रहते हैं, लेकिन क्योंकि सन के कोर और उसके वेलोसिटी डिफरेंस के वजह से सन की मैग्नेटिक फील्ड अनसेटल रहती है जिसमें कि प्लाज्मा मूव कर रहा होता है। ये प्लाज्मा कभी कभार खुद में ही ट्विस्ट और टैंगल होके एक नोड सा क्रिएट कर देते हैं और यही अनसेटल्ड मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद प्लाज्मा बहुत ही बड़ा अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सोलर सिस्टम में रिलीज करता है और इसे ही हम सोलर विंड्स या सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, जो कि 2025 में आने भी वाला है, सच लाइक द कैरिंगटन इवेंट। और ये तभी होता है जब सन की मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल बाद खुद को रीऑर्गेनाइज करती है और अपनी पोलैरिटी को चेंज करती है। दैट मींस हर 11 साल बाद सोलर फ्लेयर्स सोलर सिस्टम में फेंके जाते हैं और क्योंकि सोलर फ्लेयर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या चार्ज पार्टिकल है तो इसका असर हमारे सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे सीवियरली होगा। आपको बता दूं कि आने वाला फ्लेयर का स्पीड कैलकुलेशंस के हिसाब से करीब 48 करोड़ 28 लाख एंड 32,000 किलोमीटर पर सेकेंड होगा और इसमें मौजूद चार्ज पार्टिकल सबसे पहले अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे सैटेलाइट से हाई स्पीड से टकराकर सभी सैटेलाइट्स को डैमेज कर देगा, जिसके वजह से अर्थ पे सैटेलाइट्स की बारिश एस्ट्रॉइड के रूप में होने लगेगी। और शायद आपको अंदाजा ना हो कि एक सैटेलाइट की इम्पैक्ट लगभग 3 स्टेट्स को तबाह करने के कैपेबल है और यहाँ तो पूरे 5,500 सैटेलाइट्स की बात हो रही है और मिलियंस ऑफ डेब्रिस जो अर्थ के अराउंड इंसानों ने फैलाया है। और अगर प्लान के मुताबिक आदित्य L1 सोलर फ्लेयर्स को परफेक्टली स्टडी कर लेता है तो हम शायद अपने फ्यूचर के लिए एटलीस्ट तैयार तो हो ही सकते हैं। अब लास्ट इंस्ट्रूमेंट है एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। हमारे सन की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि सन का कोर कितना कॉम्प्लेक्स है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड का असर किस हद तक जा सकता है। सो बेसिकली आदित्य L1 भी चंद्रयान 3 की ही तरह हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है और अगर सोलर फ्लेयर्स और उसके कोरोना के ऊपर प्लान के मुताबिक रिसर्च कर लेता है तब इसरो और इंडिया वो पहला देश बन जाएगा जो इस डिस्कवरी को किया होगा एंड दैट विल बी रियली प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में और भी डीप रिसर्च के बारे में जानेंगे। सो अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो और साइंस में इंटरेस्टेड हो तो ब्रूस वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लेना ताकि आने वाली कोई भी अपडेट्स आप मिस ना करो। थैंक यू।